an dieser Stadt ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डार्क सीरीज के सीजन 1 का 8th एपिसोड। तो दोस्तों 8th एपिसोड की शुरुआत 2019 में होती है, जहां हम अल्रिक को विंडन केव्स के अंदर जाते देखते हैं। वहां एक दरवाज़ा मिलता है जिसे खोलने पर अल्रिक को 2 रास्ते मिलते हैं। अल्रिक दूसरे रास्ते को चूज़ करते हैं और उस रास्ते से होते हुए अल्रिक विंडन केव के बाहर आ जाते हैं। वहाँ अल्रिक को रोड पर कुछ बहुत ही पुरानी कार्स दिखती हैं जो कि 1986 से भी ज़्यादा पुरानी थी। मतलब कि दोस्तों अल्रिक 1953 में पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केव के दूसरे रास्ते में जाने के कारण वे 1986 के बजाय 1953 में पहुंच गए थे। और यहाँ के कैरेक्टर्स बिल्कुल ही अलग हैं, जिन्हें मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहला फैमिली है टीडमैन फैमिली, जिसमें इगॉन टीडमैन एक यंग पुलिस ऑफिसर है जिनकी पत्नी का नाम डोरिस टीडमैन है। इनके बच्चे का नाम क्लोडिया टीडमैन है। डोपलर फैमिली में मेन मेंबर्स बर्न डोपलर हैं और बर्न की पत्नी का नाम ग्रेटा डोपलर है। इनके बच्चे का नाम हेल्गे डोपलर है। इसके बाद आती है नील्सन फैमिली, जिसमें हम एग्नस नील्सन और उसके बेटे ट्रॉन्टेन नील्सन को देखते हैं। अगली फैमिली है कैनवुल्ड फैमिली और इस एपिसोड में बस हम छोटी आइनस कैनवुल्ड को देख पाते हैं। इसके अलावा हमें 1953 में दूसरे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक एच.जी. टेनाहाउस नाम के साइंटिस्ट हैं और जेन नाम की एक बच्ची है जो कि फ्यूचर में ट्रॉन्टेन नील्सन की पत्नी होती है। अब स्टोरी पर वापस आते हैं, जहां अल्रिक 1953 में पहुंच जाते हैं, जो कि एकदम शॉक विंडन शहर के रास्ते में चल रहे थे। तभी वहां एक कार में एग्नेस नील्सन अपने बेटे ट्रॉन्टेन नील्सन के साथ बाहर आती है। एग्नेस अल्रिक से डायरेक्शन पूछती है। जवाब में अल्रिक उनसे ईयर पूछता है। एग्नेस बताती है कि ये 1953 है। ये एक फ़नी सीन है क्योंकि छोटा ट्रॉन्टे अल्रिक के डैड हैं, जबकि एग्नेस अल्रिक की दादी, और इस सीन में अल्रिक इन दोनों से ज़्यादा बड़े हैं। दूसरी तरफ हम हेल्गे को देख पाते हैं जो कि किसी क्राइम सीन के पास जा रहा था। इस क्राइम सीन में इगोन एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तैनात थे और पुलिस को न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 बच्चों की लाश मिली थी। कोई भी पुलिस ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर 2 बच्चे हैं कौन, लेकिन हम देखकर ही समझ जाते हैं कि ये लाश एरिक और यासिन की थी। जी हाँ दोस्तों, एरिक और यासिन 2019 में गायब हुए और इनकी लाश 1986 वाले हेल्गे ने 1953 में डंप कर दिया था। यहाँ फ़नी बात तो ये है कि इस क्राइम सीन में 1953 वाला छोटा हेल्गे भी मौजूद था और वो भागकर अपने घर जाता है। घर पर हेल्गे की माँ ग्रेटा मिलती है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, और हेल्गे ये 2 लाशों वाली बात अपने पिता बर्न डोपलर को बताता है। दोस्तों उन दिनों विंडन शहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने की बात चल रही थी और बर्न इस प्रोजेक्ट के हेड थे। बर्न पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पर लाश मिलने से एकदम से परेशान हो गए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं। पुलिस इन डेड बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है और हमेशा की तरह इन डेड बॉडीज़ के ईयर ड्रम्स फट चुके थे। इन बच्चों के कपड़े पर मेड इन चाइना का टैग था, जो कि 2019 के लिए तो बहुत ही कॉमन है, बट 1953 के लिए ये चीज़ बहुत ही वियर्ड थी क्योंकि उस वक्त ग्लोबलाइजेशन नहीं था और जर्मनी में चाइना के साथ इस तरह का ट्रेड नहीं होता था। सीन चेंज होकर वापस छोटे हेल्गे पर फोकस करती है, जो कि अपने केबिन में खेल रहा था, और इस सीन में हम वही अंडरग्राउंड रूम देख पाते हैं जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में नोवा को देखा था। बचपन में हेल्गे बड़ा अजीब और डरपोक था और दूसरे बच्चे अक्सर उसे बुली करते थे। आज भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था जब हम अल्रिक को वहाँ से गुजरते देखते हैं, जो कि हेल्गे को फाइट बैक करने के लिए बोलता है। यहाँ से अल्रिक एक वॉच स्टोर जाते हैं जहाँ हम यंग साइंटिस्ट को देख पाते हैं। अल्रिक उस साइंटिस्ट से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अ जर्नी थ्रू टाइम किताब लिखी है, लेकिन उस साइंटिस्ट का कहना था कि उसने तो ऐसी कोई भी बुक नहीं लिखी है। असल में उस किताब के राइटर वही साइंटिस्ट था, लेकिन उस बुक को बूढ़ा होने के बाद लिखा था। इस सीन के दौरान स्टोर के अंदर 2 बच्चियां आती हैं जो कि जेन और आइनस थीं। दोनों उन 2 लाशों के बारे में बात कर रही थी जो कि पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी। इनकी बातों को सुनकर अल्रिक तुरंत पावर प्लांट की तरफ भागने लगता है। हड़बड़ी में अल्रिक अपना जैकेट इसी स्टोर में भूल जाता है और उस जैकेट में उसका मोबाइल फ़ोन था।
यह मोबाइल उस साइंटिस्ट के हाथ लगती है जो कि मोबाइल देखकर एकदम हैरान था, क्योंकि उसने पहले कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। अब हम अगर हेल्गे की बात करें तो एकदम बेवकूफ़ बच्चा था और उसे बचपन से क्लोडिया टीडमैन पढ़ाया करती थी और हेल्गे डरपोक किस्म का बच्चा था। दूसरी तरफ हम एग्नेस और ट्रोंटे को देख पाते हैं जो कि विंडन शहर में क्लोडिया के घर पर रेंट पर रहने आते हैं। क्लोडिया की मां डोरिस और एग्नेस के बीच हम अजीब सी रोमांटिक रिलेशन देख पाते हैं। डोरिस क्लोडिया से ट्रोंटे को विंडन शहर दिखाने बोलती है और इनके साथ हेल्गे भी जाता है। ये तीनों बच्चे विंडन केव्स के पास जाते हैं और हेल्गे को यहाँ ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि क्लोडिया ट्रोंटे को ज़्यादा भाव दे रही है, इसीलिए वह क्लोडिया के कुत्ते को एक लकड़ी लाने का कमांड करता है जिसे वह विंडन केव्स के अंदर फेंक दिया था। केव के अंदर जाने के बाद ये कुकुर कभी वापसी नहीं आया और इगोन इस कुकुर को अपने बेटी क्लोडिया के लिए खोजने जाते हैं। इन सब बातों के बीच हमें पता चलता है कि छोटे ट्रोंटे के हाथों पर सिगार से जलने के निशान हैं, बट हमें यह बात पता नहीं चलता कि आखिर ये जलने के निशान आए कैसे। दूसरी तरफ अल्रिक पुलिस स्टेशन जाते हैं क्योंकि लाशों को पावर प्लांट से हटा दिया गया था और अल्रिक डिमांड करता है कि उसे ये डेड बॉडीज चेक करनी है। चेक करने पर यह बॉडीज मिकिल की नहीं थी। अल्रिक वहाँ से निकलकर हेल्गे डॉपलर को खोजना शुरू करता है क्योंकि वह जान चुका था कि किडनैपर हेल्गे है और अगर हेल्गे को 1953 में ही मार दिया जाए तो शायद उसका बेटा 2019 में किडनैप ही ना हो। जल्दी ही उसे किड हेल्गे मिल जाता है जो कि मृत पक्षियों को इकट्ठा कर रहा था और अल्रिक छोटे हेल्गे को जान से मारने की कोशिश करता है तो हेल्गे भागकर केबिन की तरफ जाता है और अल्रिक वहीं पर उसके सिर को मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। अल्रिक हेल्गे को मृत समझकर वहीं केबिन के अंडरग्राउंड रूम में बंद कर देता है। सीन चेंज होकर 1986 में आता है जहां स्ट्रेंजर बूढ़े साइंटिस्ट के पास जाता है और दोनों के बीच टाइम से रिलेटेड बातें होती है कि क्या ये सभी इवेंट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट बताता है कि ये उसी टाइप का सिचुएशन है जैसा कि पहले मुर्गी आया या फिर अंडा, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये एक सर्कुलर लूप है। इस डिस्कशन के बाद स्ट्रेंजर बताता है कि वह फ्यूचर से आया है और साइंटिस्ट ने इस बुक में जो भी लिखा है वो सब बातें सच है और वो ये भी बताता है कि विंडन शहर के केव्स में एक वर्म होल है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लास्ट होने से बना है और स्ट्रेंजर साइंटिस्ट को एक टाइम मशीन दिखाता है जिसे कि इसी साइंटिस्ट ने बनाया है और स्ट्रेंजर इस टाइम मशीन की मदद से वर्म होल को नष्ट करना चाहता था ताकि सब कुछ सही हो जाए। फिलहाल तो ये टाइम मशीन ख़राब थी और स्ट्रेंजर चाहता था कि साइंटिस्ट इस टाइम मशीन को फिक्स कर दे। इस मशीन को देखकर साइंटिस्ट एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो स्ट्रेंजर को वहाँ से जाने को कहता है। स्ट्रेंजर के जाने के बाद हम साइंटिस्ट को एकदम सेम मशीन ओपन करते देखते हैं, यानी कि इस टाइम में साइंटिस्ट के पास 2 टाइम मशीन थी जो कि अलग अलग टाइमलाइन से थी। एपिसोड के लास्ट सीन में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बहुत सारे फ़ोटोज़ को दीवार पर लगा रही थी और ये ईयर ना तो 1953 है, ना तो 1986 और ना ही 2019। मेरे ख्याल से ये 2052 है और एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म होता है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।